नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों वन लाइनर होंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2, ग्रुप डी इत्यादि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो तीली की कुल संख्या है 24। कितनी तीलियां? 24। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है 52 सेकेंड और शॉर्टकट में 20 सेकेंड। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संसद को न्याय राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। किसमें निहित है दोस्तों? संसद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। किसको प्राप्त है? संसद को। ये नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है संसद। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ यानी यूनियन। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही क्या है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की शक्ति में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया। इसके क्षेत्र, सीमाओं या नामों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। कथन ये है, भारत संघ नहीं है। कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसका सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये गलत है पर आर सही है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध हैं। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त होता है क्योंकि भारतीय राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा प्रथम अनुसूची को। भारत में संघ शक्ति प्रदेश है 7। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं 20। कितनी सीटें दोस्तों? 20। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए 14 राज्य और 6 संघ राज्य। भारत में 29 नहीं दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया। आंध्र प्रदेश। नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित है। कौन सी दोस्तों? हैदराबाद तेलंगाना की है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा।
सही कथन है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। सही है। दीव खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक क्या है? टापू है। सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। सही है। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण अगला क्वेश्चन है, राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम को विविध भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, 36वें राज्य के रूप में। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। 36वें राज्य के रूप में सिक्किम को मान्यता दी गई थी। और राज्यों का संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम क्या है? जैसे सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ कब आया अलग हुआ था दोस्तों? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ये मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। विकल्प में दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ है गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ये हुआ था 1953 में। हरियाणा ये हुआ था दोस्तों 1966 में। हिमाचल प्रदेश ये हुआ था 1971 में। सिक्किम 1975 में 36वां राज्य बना था। राज्य एक तरफ स्थापना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। राज्य एक तरफ निर्माण वर्ष, हरियाणा 1966, महाराष्ट्र 1960 और राजस्थान 1956। सत्य कथन है, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में थे। अगला क्वेश्चन है, उल्का उग्रवादी संबंधित है असम से। उल्फा उग्रवादी संबंधित है दोस्तों असम से। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ये 29 दिसंबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य घोषित किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश का 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। अब बात करते हैं दोस्तों नागरिकता भाग नंबर 2 और अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। क्या करता है दोस्तों? एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह और पितामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। सही कथन क्या है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विहित किए गए हैं। दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ स्वीकार किया गया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता के
अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। कौन है दोस्तों? संसद। मूल अधिकार सही कथन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने सर्वप्रथम किया था। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य। मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद योग्य। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। अनुच्छेद नंबर 14। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में अंतर्गत दिए हुए हैं। अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 18। ये समता का अधिकार है। 14 से 18 तक कैसे हैं दोस्तों? समता का अधिकार। शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। अनुच्छेद 15 वे अंतर्गत 15 अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत आते हैं। कथन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ए और आर दोनों सही हैं, पर ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 13। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हैं। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समानता के अधिकार के अधीन। भारतीय संविधान में सत्ता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जैसे निहित हैं समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित हैं कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24। IPCR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 14 सुरक्षित है। अनुच्छेद नंबर 14। अप्रस्तुतता का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाले कोई कृत्य अप्रस्तुतता के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर किया गया यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया, यानी अनुसूचित जाति के सदस्य किसी अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ। भारत में अनटचेबिलिटी अप्रस्तुतता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है: कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह थे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुसूचित जनजाति के मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19A में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। अगला क्वेश्चन है, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के आधार पर। अवांछनीय आलोचना के आधार पर व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है एकता का अधिकार। एकता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये धर्म प्रचार के अधिकार। धर्म प्रचार के अधिकार। सेकंड, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। थर्ड, राज्यों को सामाजिक सुधार विधि निर्माण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य का सदाचार के लिए। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यह अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जोखिम भरे स्थान पर 14 साल से कम बच्चे को नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध है ये अनुच्छेद 23 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों को स्थापित एवं संचालन करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान प्रावधान अनुच्छेद 16(2) ये क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश धर्म और जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति में के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) किसी भी नागरिक धर्म वंश जाति भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 फर्स्ट सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 फर्स्ट किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका द्वारा होगा। किसके द्वारा? न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। के.एस. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ये कहा गया है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने। कथन ए है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उसकी आत्मा कहा है। कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। ए आर दोनों सही हैं, पर ए आर का सही स्पष्टीकरण भी करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है हैसियत कार्पस, हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस सही सुमेलित करना है। कह रहा मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन है। मौलिक कर्तव्य
संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। संविधान का अनुच्छेद 23 सही सम्मिलित करना है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद नंबर 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। केशवानंद भारती वाद ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये किया है दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये दोस्तों पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, फिर यानी 76वें संविधान संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको दोस्तों 19A के तहत से इसको हटाकर इसमें जोड़ दिया गया 300A में। किसमें जोड़ दिया गया है? 300A में। अब ये दोस्तों कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब मौलिक अधिकार 6 है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है कानूनी अधिकार, वैधिक एवं विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है ये समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है वे हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ये दी है दोस्तों आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार को। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ना भारतीय नागरिकों को विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई वे हैं अनुच्छेद 14 से 16 तक। अनुच्छेद 14 से 16 तक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 फर्स्ट से अनुच्छेद 16 सेकेंड। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये एक मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। कथन ए, राज्य
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आर, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, ये है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। ये नहीं करता है दोस्तों पारसियों को। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। ये संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ये संप्रदाय और समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान है अनुच्छेद 20(3) में। दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद नंबर 22। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। वह उल्लेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद से पारित किया था, ये 1976। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के अधिकार बिना अधिकार कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये दोस्तों गिवन हैं, ये भाग नंबर 4 में दिए गए हैं और 35 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में सही कथन है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विहित उपबद्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। ये है दोस्तों राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है। ये की गई है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए
निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। निदेशक सिद्धांत है। सही सुमेलित इस प्रकार है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान अधिकार संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। कथन ए है, मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान है। कारण आर, रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 111 में प्रविधित है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख। राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, ये बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मद निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनी नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनी है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद सिद्धांत जो एक राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों से प्रतिबिंबित होता है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिनके बारे में संविधान शांत है। प्रौढ़ शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया। मुक्त कानूनी सलाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व समान अधिकार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। कहा है KT शाह ने। मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने हेतु कर्तव्य को रखा गया है तीसरे स्थान पर। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51A में। मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि पर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं, यह है भाग 4A 4 का में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। भारत में मौलिक कर्तव्य
हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। संवैधानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य प्रणाली का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल हैं। अनुच्छेद 51 का में सही कथन है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 मौलिक कर्तव्य में वर्णित हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आधार करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है भाग 2 में दोस्तों दिया है नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। राष्ट्रपति कथन ए संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। कथन ए भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर एक निर्वाचन मंडल की व्याख्या है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों मंडलों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम यानी 50 निर्वाचकों द्वारा। कितने? 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर सकता है। भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य यथा अभिनिश्चित जनसंख्या होने से है। 1971 जनगणना द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है आयु 35 वर्ष, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद नंबर 57।
अनुच्छेद नंबर 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। राज्यों की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड होता है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कथन संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता लेनी पड़ती है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है लेकिन इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है। वह संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाक संशोधन विधेयक। वह एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। वे थे ये ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की स्विवेकी शक्ति विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजना। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। विधेयकों पर स्वीकृति देना। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत।
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल 213 के अंतर्गत अपने अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जा सकता है 6 माह के तक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है वित्तीय आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। भारतीय संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करा सकता है। अनुच्छेद 160 में भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, इसकी राज्यपाल करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है 143 के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं हो सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमता आदि की शक्ति एक है न्यायिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार हैं औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं। संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिशाप तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है। कारण आर, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, कारण ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर का स्पष्टीकरण भी करता है। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर, प्रधान सेनापति ही हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ और विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर बीवी गिरी। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। फरखुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक, एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक, बीबी गिरी 69 से 74 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। ये नीलम संजीव रेड्डी आसीन नहीं थे। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है ये बीबी गिरी का। किसका रहा है? बीबी गिरी का। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी
की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा राजेंद्र प्रसाद थे। कथन ए, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था 12वां। क्रम क्या था दोस्तों? 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है और बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये युक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पहले दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, बिहार के थे ये, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद ये भी बिहार के हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था दोस्तों एडविन लुटियंस द्वारा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।